यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जिस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अगर आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको बेसिक चीज़ें कंप्यूटर आर्किटेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए, जहां पर मैंने सबसे पहले इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया था, इस सब्जेक्ट के बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस बताई थी। फिर उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर कंप्यूटर का डिफाइन करा था फंक्शनल यूनिट्स के साथ। किसी भी चीज़ का आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत होती है कि वो किन चीज़ों से बनाया जाता है। तो हमने इस वीडियो में फंक्शनल यूनिट्स डिस्कस करे थे, जिसमें मैंने बहुत क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि अगर मैं सिस्टम की बात करती हूँ तो मुख्यतः प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट होता है और सिस्टम बस होता है। अब जैसे हम आगे बढ़े नेक्स्ट वीडियोस में मैंने सबसे पहले सिस्टम बस को उठाया, क्योंकि सिस्टम बस एक कड़ी है जो सारे मॉड्यूल्स को जोड़ती है। हमने सबसे पहले उस कड़ी के बारे में समझा। हमने समझा कि सिस्टम बस क्या होता है, हमने समझा कि सिस्टम बस कैसे डिजाइन होता है, हमने देखा कि सिस्टम बस को डिजाइन करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमने बस आर्बिट्रेशन जैसा कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें हमने सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिटर के बारे में जानकारी ली। ये सब कॉन्सेप्ट सिस्टम बस से जुड़े हुए हैं और सिस्टम बस भी एक हार्डवेयर है, एक मुख्यतः कड़ी जो वो सारे मॉड्यूल्स को कनेक्ट करती है। उसके बाद अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा तो उसमें मैंने बस ट्रांसफर के बारे में बात करी थी। ये आखिरी टॉपिक था सिस्टम बस से रिलेटेड। बस ट्रांसफर हमें क्या दिखा रहा है? बस ट्रांसफर हमें मॉड्यूल्स जो कनेक्टेड हैं कैसे डेटा बस के ऊपर डाल रहे हैं, मशीन उन चीजों को माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कैसे समझ रहा है, हमने इसकी जानकारी ली थी। तो ये था हमारा बस और मेमोरी ट्रांसफर का टॉपिक। अभी उन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अब यहाँ पर जरा सा हम आर्किटेक्चर से फोकस थोड़ा हटाकर ऑर्गेनाइजेशन पर जा रहे हैं। मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन प्लीज इसको समझिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है। हमें सिस्टम के दोनों पहलू पढ़ने हैं, यहाँ पर आर्किटेक्चर भी पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। मैं ये भी बताऊंगी कि हम आर्किटेक्चर से सडनली हम प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन पर क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मेरे इस लेक्चर वीडियो के नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक कीजिए, आपको मेरे हैंड रिटन नोट जरूर मिलेंगे। अगर मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगी। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि एक मशीन जो है 3 मुख्यतः मॉड्यूल से बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला प्रोसेसर है, दूसरा मेमोरी है, तीसरा इनपुट आउटपुट है और बीच में इन सभी यूनिट्स को जो जोड़ के रखता है वो है सिस्टम बस। तो लगातार वीडियोस में हमने सिस्टम बस के बारे में सारी जानकारी ले ली, उसका आर्किटेक्चर भी, उसका ऑर्गेनाइजेशन भी, मतलब उसका डिजाइन भी और उसकी परफॉर्मेंस भी, हमने सब कुछ समझ लिया। अब हम सिर्फ सिस्टम बस पे नहीं रह सकते, हमें इससे आगे बढ़ना है क्योंकि हमें मशीन की जानकारी लेनी है। इसीलिए अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो इस फिगर में 3 मुख्यतः मॉड्यूल्स आपको फिर से नजर आएंगे। सबसे पहला मॉड्यूल आपको जो नजर आएगा उसको कहते हैं प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, और साथ में मेमोरी, साथ में आईओ और इनसे मिलता जुलता कनेक्टिंग सिस्टम बस। और अगर आप इन मेरे सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको सीक्वेंस में सारी चीजें समझ आ रही होंगी, क्योंकि हमने सिस्टम बस पढ़ लिया है, सिस्टम बस का डिजाइन और सिस्टम बस का परफॉर्मेंस हो चुका है। अब देखा जाए तो हमें एक एक फंक्शनल यूनिट उठाकर उसके बारे में जानकारी लेनी है कि ये सिस्टम डिजाइन कैसे होता है और ये सिस्टम परफॉर्म कैसे करता है। तो सबसे पहले बारी आती है प्रोसेसर की। हमें प्रोसेसर के बारे में सब कुछ जानना है कि प्रोसेसर एक्चुअली में क्या है, क्यों है, कैसे बनाया गया है और कैसे काम करता है।
जब तक हम इन सारे मॉड्यूल्स के बारे में आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों चीजें नहीं समझेंगे, हम कभी भी एक फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल नहीं बन सकते। तो इसीलिए शुरुआती में, क्योंकि हमारा सिस्टम बस हो चुका है, हमने सबसे पहला फंक्शनल यूनिट उठाया है जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं। अब सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हम प्रोसेसर आर्किटेक्चर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आपने बोर्ड के ऊपर प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्यों लिखा है। तो यहां मैं आप सबको ये समझाना चाहूंगी, आपको याद होगा मैंने पहले लेक्चर वीडियो में आप सबको ये बताया था आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों अलग हैं। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। मैंने कहा था मान लीजिए मेरे पास एक जमीन है, एक जमीन पे मुझे अपनी एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं किसी बिल्डर के पास जाऊंगी या किसी कंस्ट्रक्टर के पास जाऊंगी, उसको बोलूंगी कि मेरी ये जमीन है और मुझे बिल्डिंग खड़ा करना है। तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले मुझे एक लेआउट बना कर देगा। वो लेआउट में क्या होगा, डिजाइन होगा मेरी बिल्डिंग का। और बिल्डिंग में क्या होता है, दीवारें होती हैं, कमरे होते हैं। तो यही इसी का पूरा डिजाइन बनाकर कि कहां पर आपका बेडरूम होगा, कहां पर आपका लिविंग रूम होगा, कहां पर आपका डाइनिंग रूम होगा, उसका लेआउट कमरों का बनाकर वो मुझे देगा। अब वो डिजाइन को मैं अप्रूव करूंगी तो मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपकी जो बिल्डिंग है अब ऑर्गेनाइजेशन हो गई, डिजाइन नहीं रही, अब उसको एक पूरा रूप मिल चुका है, आकार मिल चुका है बिल्डिंग का, तो अब वो ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं उसको अपने घर से कंपेयर करूं तो हाँ, मैं कहूंगी कि शायद आपका ऑर्गेनाइजेशन और मेरा ऑर्गेनाइजेशन दोनों अलग है। अलग का मतलब क्या है, अलग का मतलब यह है कि हो सकता है आपके घर में शायद 4 कमरे हैं, मेरे घर में शायद 2 कमरे हैं। सो द कंपोनेंट्स, द रूम्स प्लस माइनस इट डिफर्स, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या चीज कॉमन है, मेरे घर में भी दीवारें हैं, आपके घर में भी दीवारें हैं, आपके मेरे घर में भी छत है, आपके घर में भी छत है, डिजाइन कभी चेंज नहीं होता, लेआउट हमेशा सेम रहेगा, दैट इज आर्किटेक्चर। मैंने ये एग्जाम्पल से आपको आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच डिफरेंस समझाया था। हमें उस डिफरेंस को कभी नहीं भूलना है, वरना हमें ये टॉपिक समझ में ही नहीं आएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हम आर्किटेक्चर क्यों नहीं देख रहे हैं, जबकि मैं यहां पर ऑर्गेनाइजेशन क्यों पढ़ा रही हूं आपको। अगर आप इस पहले फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं अब, जिसको मैं प्रोसेसर कहती हूं, हम सबको ये पता है कि प्रोसेसर एक्चुअली में क्या करता है। प्रोसेसर इज लाइक ब्रेन ऑफ माई कंप्यूटर, इट इज द यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड प्रोसेसिंग इट, तभी उसका नाम प्रोसेसर है। तो अब पॉइंट ये है कि इस मॉड्यूल को क्या हम नहीं बनाते हैं, इसका डिजाइन भी होता है, इसका आर्किटेक्चर भी होता है। इसका आर्किटेक्चर क्या है, अगर मैं ये प्रोसेसर को खोलूंगी तो मुझे अंदर इसके आर्किटेक्चर में 3 छोटे सब मॉड्यूल्स नजर आएंगे। पहला रजिस्टर, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा कंट्रोल यूनिट। और इन तीनों सब मॉड्यूल्स के बीच में जो नजर आएगा वो होगा सिस्टम बस, जिनकी जानकारी हमने पिछले वीडियोस में कर रखी है। तो ये क्या है, ये इसका आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर हमेशा बनाया जाता है, इट इज अ डिजाइन, बिकॉज ऑल दिस इज हार्डवेयर, दे आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, दे आर डिजाइंड। Register is a hardware electronic circuit. It is designed with flip-flop. Arithmetic logic unit is a hardware electronic circuit which is designed with the help of adders, subtractors, multipliers, dividers. इन सब के सर्किट मिलेंगे आपको अंदर, लॉजिक सर्किट्स मिलेंगे, शिफ्ट सर्किट्स मिलेंगे। कंट्रोल यूनिट, another hardware electronic circuit which is made up of decoders, which is made up of registers. तो कहने का मतलब ये सब आर्किटेक्चर है प्रोसेसर का। तो आर्किटेक्चर हमें पढ़ना चाहिए, वो सही है बात, लेकिन यहां पर आर्किटेक्चर से पहले हम ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए समझा देते हैं क्योंकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से स्पेसिफिक आर्किटेक्चर पढ़ूंगी। फिर सीधी सी बात इतनी है, इसको अगर मैं रिलेट कर पाऊं किसी एग्जाम्पल के साथ, मुझे अपने घर को बनाने के बाद
मुझे समझना है कि मेरे घर में कितने कमरे हैं, कितने लिविंग एरियाज है, कहां पर बेडरूम है, कहां पर बैल्कनी है, ताकि मैं किसी को समझा पाऊं कि मेरे घर में ये सारी चीजें हैं। दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू नाउ। तो ये जो टॉपिक है अब हमें प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन बताता है। अगर मैं इस एग्जाम्पल को अब कंप्यूटर टर्म्स में रिलेट करना चाहूं, जैसे कि आपको भी मशीन खरीदना है, मुझे भी मशीन खरीदना है, हम मार्केट जाते हैं, जिस मशीन को आप खरीदोगे उसमें भी प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ मिलेगा, जिस मशीन को मैं खरीदूंगी उसमें भी प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ होगा। लेकिन आपके मशीन का ऑर्गेनाइजेशन कुछ अलग होगा, मेरे मशीन का ऑर्गेनाइजेशन कुछ अलग होगा। इस अलग का क्या मतलब है? अलग का मतलब ये है, हो सकता है कि आपका प्रोसेसर 32 बिट का हो सकता है मेरा प्रोसेसर 64 बिट का हो सकता है आपके प्रोसेसर में 4 रजिस्टर हो सकता है मेरे प्रोसेसर में 8 रजिस्टर हो सकता है आपके पास सिर्फ एक ALU हो सकता है मेरे पास 2 ALU हो सकता है आप सिर्फ 8 GB रैम पे काम कर रहे हो सकता है मैं 16 GB रैम पे काम कर रही हूं। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। So organization is how are you using these modules putting together? How are the modules integrating and working when put together? Is it only one module or am I multiplying the module? वो उसका organization है। तो इसीलिए आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। हमने प्रोसेसर इसीलिए चुना क्योंकि ये सबसे पहला फंक्शनल यूनिट है। अगर मेरी मानिए तो ये 3 फंक्शनल यूनिट्स जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ, अगर आप ये तीनों फंक्शनल यूनिट्स के बारे में आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन जान लेंगे तो आपको पूरा सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से आ चुका होगा, COA। तो इसीलिए आइए शुरू करते हैं अब प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर, मैंने प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में SPO भी कहा जाता है। दूसरा जो टाइप है इसको हम कहते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में GRO कहा जाता है। तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम कहते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, SO। आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो कंप्यूटर जिसके अंदर प्रोसेसर है होगा, जो भी मशीन को मैं कंप्यूटर कह रही हूं, हर मशीन के अंदर प्रोसेसर जरूर मिलेगा। वो उसका आर्किटेक्चर है, वो मैं नहीं बदल सकती। लेकिन हर मशीन का प्रोसेसर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर सकता है। हो सकता है कोई SPO फॉलो कर रहा हो सकता है कोई GRO फॉलो कर रहा हो सकता है कोई स्टैक फॉलो कर रहा हो। There are different organizations available for the processor. I can pick any one, but my architecture will always remain the same. My every organization will have registers, will have ALU, will have CU, because that is the architecture of my processor. तो आशा करती हूं कि आपको प्रोसेसर आर्किटेक्चर और प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। अब क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया है कि प्रोसेसर की 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आज के वीडियो में हम समझते हैं कि अगर मेरे मशीन के अंदर स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कैसे काम करता है। तो आज का वीडियो मुख्यतः SPO ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी देने के लिए है। तो आइए अब शुरू करते हैं सबसे पहला प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर आपका जो प्रोसेसर है SPO फॉलो कर रहा है, SPO फॉलो करने का मतलब आपका जो मशीन है उसका जो प्रोसेसर है, अगर वो स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, तो हमेशा याद रखिए कि आप जब भी मशीन को कुछ भी इनपुट आउटपुट से देते हो, जैसे आप कुछ भी इंस्ट्रक्शंस फीड करते हो, तो वो सबसे पहले स्टोर होते हैं मेमोरी में और फिर प्रोसेस होते हैं प्रोसेसर में। ये स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है। दैट फर्स्ट
whenever we feed anything to the machine, the entire set of instructions are stored and then brought to the processor for processing. This type of processor organization is called as stored program organization. तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैम अगर हमारे मार्केट में जैसे बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, अगर मैं इंटेल की बात करूं, i3 का भी प्रोसेसर है, i5 का भी प्रोसेसर है, i7 का भी प्रोसेसर है, तो ये सारे प्रोसेसर्स ही तो हैं, लेकिन इन प्रोसेसर्स का आर्किटेक्चर कभी नहीं बदलेगा, ये सेम रहेगा। मतलब i3 के अंदर भी आपको रजिस्टर्स मिलेंगे, ALU मिलेगा, CU मिलेगा, सिस्टम बस मिलेगा, i5 में भी वही मिलेगा, i7 में भी वही मिलेगा। क्या डिफर करेगा? ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है आपके इतने सारे जो डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, i3, i5, i7, वो शायद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रहे हैं प्रोसेसर के। शायद कोई एसपीओ कर रहा है, शायद कोई जीआरओ कर रहा है, शायद कोई स्टैक कर रहा है। तो अब बहुत ही कॉमन डाउट आता है बच्चों के माइंड में कि मैम ऐसे इतने ऑर्गेनाइजेशंस क्यों करे हैं? जब आर्किटेक्चर एक हो सकता है तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक हो सकती है? नहीं हो सकती। उसका जवाब ना है। इसीलिए क्योंकि हम जब प्रोसेसर की बात करते हैं, हम प्रोसेसर का क्या पैरामीटर पे उसको गेज करते हैं कि अच्छा प्रोसेसर है? उसकी परफॉर्मेंस पे, कि वो कितना अच्छा काम करता है, कितना बेहतरीन काम करता है। तो अगर मेरे पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हुए तो माई स्पीड ऑफ द प्रोसेसर विल ऑलवेज बी सेम। If I want to increase the speed, I have to shift to different organizations. So in order to shift to different organizations, first I should have many organizations. I hope you are understanding. आपको बात समझ आ रही है कि अगर मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो शिफ्ट कहाँ करूंगी? आर्किटेक्चर लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर मैं पूरा टाइम चलती रही तो जाहिर सी बात है, अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हमारे आ रहे हैं जिसमें इतना टेराबाइट्स ऑफ डेटा हम मशीन को दे रहे हैं, मशीन एक ही स्पीड पे कैसे काम कर सकता है? अगर मैं किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट पे आई हूं तो वो जाहिर सी बात है कि डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस चेंज हो रहे हैं। इसीलिए तो हम इतना इतना ह्यूज डेटा पे काम कर पा रहे हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग that why am I talking about different organizations। और उसमें भी अगर मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूं जिसको मैं स्टोर्ड प्रोग्राम कह रही हूं, सबसे पहला आया था प्रोसेसर के लिए। इसके अपने एडवांटेजेस बहुत है, बहुत सिंपल है ये। इसमें समझना बहुत आसान है कि प्रोसेसर काम कैसे कर रहा है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी है। जब मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूंगी तब मैं इसकी लिमिटेशन की भी बात करूंगी। लेकिन let us first try to understand what is stored program organization of a processor। जब भी मैं एसपीओ की बात कर रही हूं, याद रखिए मैं प्रोसेसर से रिलेटेड बात कर रही हूं, मैं प्रोसेसर के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूं। तो स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपका प्रोसेसर इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहा है तो जब भी आप मशीन को कुछ भी डाटा फीड करेंगे तो वो सबसे पहले मेमोरी में जाके सेव होगा, उसके बाद प्रोसेसर में लाया जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन। ये उसका फिक्स्ड रूल है, पहले स्टोर फिर प्रोसेस, इसीलिए उसको हम स्टोर्ड प्रोग्राम कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले है तो ये प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं पहले देखना चाहूंगी कि इसका आर्किटेक्चर क्या है। क्या इसका आर्किटेक्चर सेम है? बिल्कुल। देखिए ये सीपीयू है, ये मेमोरी है, ये आईओ है, ये सिस्टम बस है, जो कि होना चाहिए एक आर्किटेक्चर मशीन का। बिल्कुल सही है। अब यहां पर आते हैं जिसकी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जो कि है मेरा प्रोसेसर। क्या उसके अंदर रजिस्टर्स है? यस। क्या उसके अंदर एएलयू है? यस। क्या उसके अंदर सीयू है? यस। क्या उसके साथ सिस्टम बस है? यस। तो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर भी समझ आ रहा है। लेकिन एक चीज जो एसपीओ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो गई है वो ये है कि अगर आप ऊपर का सीपीयू का आर्किटेक्चर और नीचे का देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें सिर्फ एक ही रजिस्टर था, लेकिन यहां पर कितने बॉक्सेस हो गए हैं? 8। तो इसका मतलब एसपीओ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में 8 रजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं। ऐसा क्यों? ये फिक्स्ड है। कुछ चीजें आपको फिक्स करनी पड़ती हैं टू गेज द मशीन्स परफॉर्मेंस। अगर आप ऐसे वेगली
डिजाइन करते चले जाओगे तो आप कभी भी गेज नहीं कर पाओगे मशीन का थ्रूपुट। तो मुझे देखना है कि चलो मैं 8 रजिस्टर लगा के देखती हूँ मशीन कितना परफॉर्म कर रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कब वो आउटपुट देने में डिलेड हो रहा है। If I want to test on that, then I have to fix things here. So for SPO, if your processor is SPO organization, then your processor will have 8 registers, 1 ALU, 1 CU, 1 system bus, 1 memory. Memory also अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने बोर्ड पे यहाँ पर लिखा हुआ है, मेमोरी की कैपेसिटी भी फिक्स है एसपीओ में। यहां पर मेमोरी फिक्स्ड नहीं थी, जो मैं आपको लेआउट बता रही थी आर्किटेक्चर मशीन का। अब देखो चीजें फिक्स होती चली आ रही है, मतलब मैंने मेमोरी को 4096 कैपेसिटी के साथ फिक्स कर दिया। ये एसपीओ का ऑर्गेनाइजेशन है। आप पूछ सकते हो कि क्या मैम ऐसा फिक्स क्यों? हो सकता है मेरी साइज इससे ज्यादा हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो एसपीओ में नहीं होगा, फिर वो शायद कोई और ऑर्गेनाइजेशन में हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, या तो हमें जीआरओ में शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर हमें स्टैक में शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एसपीओ की बात करती हूं तो यहां पर इस प्रोसेसर के अंदर 8 रजिस्टर्स मिलेंगे, एक एएलयू मिलेगा, एक सीयू मिलेगा, सिस्टम बस मिलेगा, मेमोरी मिलेगी जिसकी कैपेसिटी 4096 बिट्स ऑफ डेटा स्टोर करने की होगी। तो इसका मतलब कितने सेक्शंस होंगे मेरे मेमोरी के पास? 256, एंड एवरी 256 लोकेशन कैन स्टोर 16 बिट्स, ये भी फिक्स कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जब साइज ऑफ डेटा 16 बिट्स हो गया तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि रजिस्टर की कैपेसिटी भी फिक्स हो गई है विद 16 बिट्स, क्योंकि मैक्सिमम जो डेटा मैं ले सकती हूं वो मेमोरी से ही ले सकती हूं। तो ऑब्वियसली जब मेमोरी ही 16 बिट स्टोर कर रहा है तो रजिस्टर भी 16 बिट ही स्टोर करेगा। और साथ में आयो, दिस इज स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम यहां पर कुछ चीजें लिमिटेड लग रही हैं। आई एग्री टू योर डाउट। what are the things that are limited? I have limited on the memory capacity, I have limited on the number of registers. Yes, but I have limited it because I am working on stored program organization, and stored program has its own rules. If you want to change the number of registers, if you want to change the memory capacity, then we have to shift to either GRO organization or to stack organization, जो हम आगे चल के बात करेंगे। आशा करती हूं कि आपको एसपीओ का ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से समझाना चाहूंगी, अगर आपके मशीन के अंदर जो प्रोसेसर है अगर वो एसपीओ को बिलोंग करता है, एसपीओ को बिलोंग करने का मतलब आपका प्रोसेसर स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, तो सबसे पहली चीज आपका जो मशीन है जब भी कोई इंस्ट्रक्शन लेगा वो पहले स्टोर करेगा फिर प्रोसेस करेगा, क्योंकि आपका प्रोसेसर एसपीओ को फॉलो करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपका मशीन एसपीओ को फॉलो कर रहा है, आपके मशीन के प्रोसेसर के अंदर 8 रजिस्टर, एक एएलयू, एक सीयू सिस्टम बस के साथ पाए जाएंगे। उसके साथ अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो मेमोरी 4096 कैपेसिटी की पाई जाएगी, जिसके पास 256 लोकेशंस होंगे और हर लोकेशन में मैं 16 बिट स्टोर कर सकूंगी। इसके साथ एक इनपुट आउटपुट भी मिलेगा। ये हुआ उसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने इसकी परफॉर्मेंस की बात ही नहीं करी है, अभी हमें एक एग्जाम्पल लेकर देखना पड़ेगा कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। अभी तो मैं आपको सिर्फ एसपीओ का आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन समझा रही हूं। देखो आर्किटेक्चर कभी नहीं बदलेगा, तभी मैंने ऊपर भी ये फिगर ड्रॉ करा था ताकि आप रिलेट कर पाओ। आर्किटेक्चर मशीन का जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो फंक्शनल यूनिट्स है वो कहीं नहीं बदलेंगे, चाहे मैं एसपीओ यूज करूं, चाहे मैं जीआरओ यूज करूं, चाहे मैं स्टैक यूज करूं। हाँ, जो बदलेगा, जो शिफ्ट होगा वो होगा उसके अंदर का ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मुझे हर प्रोसेसर से स्पीड की उम्मीद होती है कि मुझे फास्टर एग्जीक्यूशन चाहिए। हो सकता है एसपीओ उतना फास्ट ना हो, लेकिन कुछ चीजों के लिए वो सही है।
अगर और फास्ट चाहिए तो शायद मैं एक ऐसी मशीन पे बैठूंगी जिसका प्रोसेसर शायद जीआरओ को फॉलो करता है, जिसका प्रोसेसर शायद स्टैक को फॉलो करता है, वो हम देखेंगे आगे। तो ये है आपका स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब आइए एक एग्जाम्पल के जरिए इसकी परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप बोर्ड पे देख सकते हैं तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, इसको हम एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम कहते हैं, विच आई हैव रिटन इट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इसीलिए क्योंकि सी सबको आती होगी, अब तक सबने पढ़ ली होगी। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है। कायदे से कहा जाए तो सी हाई लेवल भी नहीं है, सी मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, ये हम बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन अभी आप इस एग्जाम्पल को देखिए। अगर मैं सी की बात करती हूं, यहां पर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने एक लैंग्वेज के जरिए दो नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम लिखा है। अगर इस प्रोग्राम में देखेंगे तो नंबर्स भी मैंने ही दिए हैं 10 और 20, और मैं 10 और 20 को ऐड करके रिजल्ट प्रिंट करना चाहती हूं, दैट द रिजल्ट इज 30। अब ये मान लीजिए आप एक ऐसे मशीन को दे रहे हैं जो एसपीओ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, मेरा मुद्दा यहां पर आपको एसपीओ की परफॉर्मेंस बताना है। तो ये प्रोग्राम आईओ के जरिए, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आईओ के जरिए फीड हो रहा है मशीन को। ठीक है, तो अब जब मशीन को फीड हो गया तो अब देखिए प्रोग्राम कौन सा है, स्टोर्ड प्रोग्राम। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका प्रोसेसर स्टोर्ड प्रोग्राम को फॉलो करता है तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम पहले जाकर मेमोरी में सेव होगा, उसके बाद प्रोसेसर में लाया जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन। और वैसे ही होता है, अगर ये जब आईओ से फीड होगा पूरा प्रोग्राम, तो ये पूरा जो प्रोग्राम है अब इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहां पर मैं लिख रही हूं इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4, इंस्ट्रक्शन 5, इंस्ट्रक्शन 6। आप पूछ सकते हो कि मैम प्रोग्राम को क्यों डिवाइड करा इंस्ट्रक्शंस में। जाहिर सी बात है, एक छोटा एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको इतना बड़ा चॉकलेट का बार देती हूं, आप एक ही बारी में पूरा बार खा सकते हैं? जवाब होगा ना। अगर मैं उस बार के छोटे छोटे टुकड़े आपको दूं तो आप बड़े आसानी से वो चॉकलेट खा लेंगे। मशीन का भी यही हाल है। तो आपको पूरा प्रोग्राम चाहे आईओ से दे दिया हो, लेकिन जब ये मेमोरी में जाता है इस प्रोग्राम के टुकड़े हो जाते हैं। उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अब एक एक इंस्ट्रक्शन आकर मेमोरी के स्लैब में बैठेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर लिखा है इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, जो यहां पर ब्रेक डाउन हो चुके हैं। हर इंस्ट्रक्शन अब आके मेमोरी के स्लैब में बैठेगा एंड दे ऑल ऑक्यूपाई 16 बिट्स इन ईच स्लैब। दिस इज स्टोर्ड प्रोग्राम। ये क्या हर बार ऐसी होगा मशीन के साथ? नहीं, ये इस मशीन के साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका मशीन एसपीओ फॉलो कर रहा है, जो कि प्रोसेसर का टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो अब जब ये इंस्ट्रक्शन यहां पर स्लैब बाय स्लैब सेव होते हैं, उसके बाद सिस्टम बस के ऊपर से वाया सिस्टम बस इंस्ट्रक्शन इज ब्रॉट नियर द प्रोसेसर। अब ये ट्रैवल करके प्रोसेसर में आते हैं वन बाय वन। आई कैन नॉट लोड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एट ए टाइम ऑन द बस। मैंने आपको सिस्टम बस के आर्किटेक्चर में भी ये चीज बताई थी। वन बाय वन आई कैन गेट द ग्रिप ऑफ द बस एंड आई कैन सेंड इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। तो मान लीजिए इंस्ट्रक्शन 1 बस के ऊपर है और वो प्रोसेसर को रीच कर रहा है, तो जब प्रोसेसर मॉड्यूल पे पहुंचेगा तो प्रोसेसर भी तो अपने आप में 3 छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। क्या वो कहां जाएगा? वो क्या एएलयू में जाना चाहिए, वो सीयू में जाना चाहिए, या रजिस्टर में जाना चाहिए? तो कायदे से इंस्ट्रक्शन को उठ के रजिस्टर में जाना चाहिए पहले। तो ये स्टोर्ड प्रोग्राम में भी ऐसा ही होता है। पहले आईओ से मेमोरी, मेमोरी से प्रोसेसर, प्रोसेसर से भी पहले रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन उठ के रजिस्टर में बैठ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल यूनिट इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, क्योंकि कंट्रोल यूनिट क्या है? प्रोसेसर का मैनेजर है। उसका काम है मशीन को समझाना कि ये इंस्ट्रक्शन जो मेरे पास आया है इसका मतलब ये है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एएलयू के किस सर्किट को मैं ट्रिगर करूं।
क्योंकि एएलयू अपने आप में 3 सर्किट से बनाया गया है, एरिथमेटिक भी, लॉजिक भी और शिफ्ट भी। तो उसे क्या पता कि कौन सा ट्रिगर करना है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हो सकता है यहां पर तो मैं एडिशन कर रही हूं, हो सकता है किसी और प्रोग्राम में मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूं, हो सकता है किसी और प्रोग्राम में मैं मल्टीप्लीकेशन कर रही हूं। तो कौन है जो मुझे बता रहा है कि मुझे एडिशन करना है सर्किट में? वो कंट्रोल यूनिट बता रहा है। तो जब इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के रजिस्टर में आकर बैठेगा तो कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करेगा, उसके कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा एएलयू के, ताकि वो एएलयू को बताएगा कि इस इंस्ट्रक्शन में एडर को एक्टिवेट करो। और एडर के पास 10 सेकेंड है, वो टाइम भी बताएगा कि 10 सेकेंड का टाइम है, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो, वापस रजिस्टर में डालो, रजिस्टर से वापस मेमोरी में आएगा, मेमोरी से वापस आईओ में आएगा, आईओ से हमारे पास इसका रिजल्ट a+b होकर 30 हमारे पास आ जाता है। This is the process which happens if your processor is using stored program organization. It is the most simplest processor organization. अब पॉइंट यहां पर ये आ सकता है आपके माइंड में कि मैम आपने तो बोल दिया कि इंस्ट्रक्शन उठ के रजिस्टर में जाता है, लेकिन यहाँ रजिस्टर के भी 8 बॉक्सेस आपने करे हैं, तो किस बॉक्स में जाएगा? आपने बिल्कुल सही समझा, बिल्कुल सही डाउट है आपका। अगर एसपीओ की मैं बात करती हूं, एसपीओ के जो रजिस्टर्स हैं वो 8 हैं। अब 8 क्यों हैं? ये कौन से 8 हैं? ये 8 क्या काम करते हैं? क्या उनका इंडिविजुअली कोई रोल है? और अगर है तो ये इंस्ट्रक्शन किस वाले रजिस्टर में जाएगा? ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब मैं आपको कंप्यूटर रजिस्टर्स विद एसपीओ समझाऊंगी। यहां पर मैं आपको एसपीओ का ऑर्गेनाइजेशन, एसपीओ का आर्किटेक्चर और एसपीओ की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रही थी। तो अगर मैं एसपीओ की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इट इज अ सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। सीक्वेंशियल मतलब वन इंस्ट्रक्शन इज गेटिंग लोडेड, रीचिंग द प्रोसेसर, प्रोसेसर के रजिस्टर में लोड हो रहा है, रजिस्टर से सीयू डिकोड कर रहा है, टाइमिंग और कंट्रोल जनरेट कर रहा है एएलयू के लिए, फिर ये परफॉर्म कर रहा है, रजिस्टर में उसका रिजल्ट डालकर फिर वापस मेमोरी में डाल रहे हैं। क्योंकि ये सीक्वेंशियल है, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सी दिस प्रोग्राम इज वेरी स्मॉल, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, लेकिन जब हम एक्चुअली में बड़े बड़े टास्क करते हैं, बड़े बड़े सोसाइटी के प्रॉब्लम्स किसी सॉफ्टवेयर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम इतने छोटे प्रोग्राम्स कभी नहीं लिखते। वी ऑलवेज राइट लेंथियर कोड्स। तो अगर लेंथियर कोड्स आप लिख रहे हो और इट इज टेकिंग सीक्वेंशियल प्रोसेस, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तभी हम कहते हैं कि मशीन्स जो एसपीओ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहे हैं वो स्लो होते हैं। आउटपुट वो देते हैं बट इट टेक्स टाइम बिकॉज इट इज सीक्वेंशियल। क्यों ना मैं सारे इंस्ट्रक्शंस को लाकर लोड कर लो, एग्जीक्यूट 1 बाय 1 करूंगी, लेकिन लोड कर लो, क्या ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें नहीं है। शायद वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हमें शिफ्ट होना होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो दिस इज एसपीओ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये टॉपिक यहां पर खत्म नहीं होता है। ये टॉपिक से जुड़ा हुआ ये 8 रजिस्टर्स का किस्सा हमें पढ़ना है, जो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो जब भी आप प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक पढ़ें, आप ये वाला वीडियो और जो नेक्स्ट कनेक्टिंग वीडियो है उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो एसपीओ से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें मैं कंप्यूटर रजिस्टर्स विद एसपीओ समझाने की आपको कोशिश करूंगी। आशा करती हूं कि आपको प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो हमें कभी समझ ही नहीं आता कि क्यों फ्यू मशीन्स आर वेरी फास्ट एंड क्यों फ्यू मशीन्स आर वेरी स्लो। Because machine speed is totally dependent on processor. It is totally dependent on processor. So until and unless I know how a processor is performing, I can never understand which software can run on which machine. और ये बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की। तो इसीलिए ये टॉपिक समझना बहुत आसान है, जरूरी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले वीडियो में मैं कंप्यूटर रजिस्टर्स, ये जो 8 रजिस्टर्स मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी कि ये कौन से रजिस्टर है और जब इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो कौन से रजिस्टर में पहले जा रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। और वो वीडियो हमारे एसपीओ का पूरा कंप्लीट टॉपिक होगा,
उसके नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरे सारे लेक्चर वीडियो समझ आ रहे हैं, आप कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ इसके कनेक्टिंग वीडियो में, जो हम पढ़ेंगे अगले बस कुछ ही टाइम में, कंप्यूटर रजिस्टर्स विद एसपीओ। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे।